क्वेश्चन से, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। एंथैल्पी ऑफ कंबशन of sulfur rhombic and sulfur monoclinic are एक hypothetical value है बच्चों, -1200 and -1350 kilojoule per mole. Enthalpy of combustion of sulfur rhombic and monoclinic are 1200, -1200 and -1350 kilojoule per mole. ठीक है। Give enthalpy of transformation of sulfur rhombic to sulfur monoclinic. Give enthalpy of transformation of sulfur rhombic to sulfur monoclinic. अगर हमें रोम्बिक से मोनोक्लिनिक ट्रांसफॉर्म करना है तो बेटा कितनी एनर्जी चाहिए या निकलेगी या एब्जॉर्ब। स्टार्ट। हाँ जी, ये देख तो नहीं। डन। बोलो बेटा क्या है। देखिए दो तरीके करने के। पहला तरीका जो सिंपलेस्ट है वो ये कि अगर आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है और उसमें आपको दोनों एलिमेंट्स का या जितने भी कंपोनेंट है सबका कंबशन गिवन है, तो यहाँ आपको गिवन है कंबशन। आप याद रखिए, अगर कंबशन गिवन है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया था कि डेल्टा एच, बताओ, समेशन कंबशन और रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां से आप डेल्टा एच निकालेंगे। डन। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन है, रोम्बिक है, उसके कंबशन की वैल्यू -1200 है, माइनस आप इसकी वैल्यू रखेंगे -1350। ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो -1200 + 1350, व्हाटएवर द आंसर, +150 लग रहा है, व्हाटएवर द आंसर वो आप लिखेंगे विद यूनिट। बट ये एक शॉर्टकट तरीका है कि आप शो नहीं कर रहे एग्जामिनर को कैसे आया है शॉर्टकट फॉर्मूले से। सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड क्या है कि बेटा आपका एक सल्फर रोम्बिक था, उसका कंबशन करेंगे तो SO2 बनेगा, और ऐसे सल्फर मोनोक्लिनिक का भी आप कंबशन करेंगे तो भी SO2 बनेगा। तो बेटा ये दो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से ये बना दी। तो आपको साफ दिख रहा है, आपको रोम्बिक रिएक्टेंट में चाहिए, रिएक्टेंट में ही गिवन है, दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। और मोनोक्लिनिक आपको चाहिए प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में, तो इसका मतलब इस सेकंड इक्वेशन को आप रिवर्स करेंगे। जैसे आप रिवर्स करेंगे ये उधर चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। तो इक्वेशन थर्ड कैसे बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करके। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटाइए ये बन जाएगी। इसका मतलब इसका डेल्टा एच -1200 और इसका डेल्टा एच -1350, और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -1200 + 1350, आंसर +1250 आ। बोलो बेटा तरीका क्लियर है। ये हो गया मेथड के हिसाब से, दिखाने के हिसाब से, और ये हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से। आंसर सेम है। बोलो क्लियर है। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन आपको गिवन नहीं होगी बेटा, ये आपको खुद ही फ्रेम करना होगी। ठीक है। और कंबशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन करिए, अगर सल्फर है तो SO2 तक चला जाएगा, नाइट्रोजन है NO2 तक, कार्बन है CO2, हाइड्रोजन है तो SO2, सॉरी हाइड्रोजन है तो बॉटम। डन। क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर आपको हर चीज का किसी रिएक्शन में सबका कंबशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट फॉर्मूला लगता है, और अगर हर चीज का फॉर्मेशन गिवन है,
सारे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगता है। तो इस समय चाहे आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट डायरेक्ट लगा लीजिए, बिठा दो बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। बच्चों एक कंसेप्ट छोटा सा और है कि हमें सबकी बॉन्ड एंथैल्पी मालूम हो, बॉन्ड एनर्जी मालूम हो, यानी रिएक्टेंट में जितने बॉन्ड हैं, प्रोडक्ट में जितने बॉन्ड हैं, सबकी बॉन्ड एनर्जी मालूम हो तो भी हम रिएक्शन का डेल्टा एच बता सकते हैं। मतलब क्या है बेटा, अगर ये लिखा है H2 + Cl2 = twice HCl, छोटी सा क्वेश्चन है। अब हमने आपको कहा कि आपको बॉन्ड एनर्जी H2 की मालूम है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 पता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 पता है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl पता है। यहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा तो आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच बता सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर आपको सबकी बॉन्ड एंथैल्पी पता हो तो रिएक्शन का डेल्टा एच होता है समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे आज। इज इट क्लियर? तो समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके आपको आंसर मिलेगा। सपोज यहाँ की वैल्यू आपकी एक वैल्यू मान लेते हैं +60 जूल है, ये 90 जूल है, ये लेट सपोज 110 जूल है। ठीक है, ऐसे वैल्यू में तो आंसर क्या आएगा? रिएक्टेंट की वैल्यू ऐड कर लीजिए, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 60 एंड 90 आ रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है? 220 आ रही है। ये 150 है, ये 220 है, व्हाटएवर, -70 आंसर। इज इट क्लियर? तो ये तो मैंने आपको कैसे करके दिखाया है, अगर आपको समझ में आ गया ये कैसे दिखाया है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको अगर समझना चाहे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों नहीं, इट इज वेरी सिंपल। देखो बच्चों, इसीलिए मैंने छोटी इक्वेशन ली है कि आपको जल्दी दिख जाए। ये H2 का मतलब क्या है? ट्वाइस H2 तोड़ना, Cl2 को काय में तोड़ना है ट्वाइस Cl, और HCl को कैसे आप तोड़ रहे हो? H + Cl में। इज इट क्लियर? अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि इन तीन वैल्यू से इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाए, इन तीन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू से इसका आ जाए। तो आप इसको कह रहे हो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये रही इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ कैसे बन रही है जरा ध्यान से देख के बताओ। आपको H2 चाहिए रिएक्टेंट में, यहाँ पे रिएक्टेंट में है 1 मोल चाहिए, 1 मोल है, ऐसे ही रहे। आपको Cl2 चाहिए रिएक्टेंट में, यहाँ रिएक्टेंट में 1 मोल चाहिए, 1 मोल ऐसे रहे। यानी आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे छोड़ देंगे। अब आप बात करो, आपको HCl चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट में। आपके पास कहाँ है? रिएक्टेंट, यानी इसका साइन बदलना पड़ेगा या रिवर्स करनी पड़ेगी। और लेवोइजर लॉ क्या कहता है? अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच का साइन बदल जाता है। तो ये हो गया। आपको चाहिए कितने मोल है? 2, और आपके पास है कितने मोल? 1। तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 3 को आप काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा इसको देखें तो आपको क्या ये नहीं लग रहा कि ये बॉन्ड एंथैल्पी दोनों रिएक्टेंट की, और ये वाली जो आपने यहाँ किया है ये बॉन्ड एंथैल्पी का है कि प्रोडक्ट। इसीलिए हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन गया है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ। बोलो क्लियर? लिखो, इफ फॉर ए रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के लिए, if for a reaction bond enthalpy of all reactants and products are known, if for a reaction bond enthalpies of all reactants and products are given, if for a reaction bond enthalpy of all reactant and product are given, then delta H for such reaction is given by, then delta H for such reactions is given by summation enthalpy of summation bond enthalpy of reactant minus summation bond enthalpy of product. तो यहाँ
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा। समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल। ये है N2 plus 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। N2 plus 3H2 इक्वल्स टू ट्वाइस NH3। और बेटा आपको ये गिवन है, मैं वैल्यूज बहुत सिंपल ले रहा हूँ कि आपसे बस जल्दी हो जाए कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 या N ट्रिपल बॉन्ड N, लेट्स सपोज -70 किलोजूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 50 किलोजूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी में एनर्जी देनी पड़ती है, इसके प्लस में लिया है हमने। एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड H is, कोई वैल्यू इसकी ऐसे लिख लेते हैं 40 किलोजूल पर मोल। ये तीन गिवन है आपको। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी आपको इन तीनों की गिवन है, N2 की, H2 की और NH बॉन्ड की। और किस रिएक्शन का कहा गया है डेल्टा H बताइए। लेट्स स्टार्ट। प्लस या माइनस, या साइन की भी वेटेज है इंपॉर्टेंस। प्लस 40 गलत लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है। मतलब मैं तो ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट किया है और हाँ गलत, मुझे 20 लग रहा है। 180 गलत है, मुझे -20 लग रहा है। मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ एकदम जवानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और 20 ही आ रहा है, -20 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। -20 आ रहा है मेरा, ये कह रहा है। अब मैं लिख के करता हूँ एक बारी। मैं सिंपल कैलकुलेशन जो ऑब्जेक्टिव की है ना, तो क्योंकि ये कैलकुलेशन होल नंबर में है इसलिए मैंने डायरेक्ट करके कहा है। आपका कितना है बेटा? हाँ जी, किया नहीं आपने, क्यों करेंगे? हाँ बेटा, कितना आपका 40 आ रहा है, प्लस या माइनस? प्लस। हाँ भैया 140 आया। 40 140, आपने 200 बताया शायद। -200 इधर बोलो बेटा, आप लोग जोर से बोलो। 90 90। और किसी का कुछ आंसर आ? आपने 40 बता दिए। देखिए बेटा कैसे करते हैं, वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं। ये देखो बच्चों, जहां जहां भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। पहली बात, N2 की वैल्यू 70 है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना तो 70 कर लिया। ये 50 है, लेकिन ये H2 तीन बारी है, ये 150 भी करना होगा। तो ये कई बच्चों ने जोड़ा ही नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने, तुमने कहीं आगे गलती क्यों, तो हाँ जोड़ा है। ठीक है, तो ये 50 × 3 150 हुआ और ये 70 हुआ। अब यहाँ तक क्लियर है? तो ये रिएक्टेंट की वैल्यू हो गई +220। प्रोडक्ट की वैल्यू तो मुझे लग रहा था वो था +8 240। प्रोडक्ट की वैल्यू +के 240। हाँ कर रहे हो, किया क्यों? हाँ प्लस के 240 किसने किया? हो सकता है गलत भी हो, मैं तो बस ये देख रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। प्लस के 240 कितना? 140 या 120? 140 कैसे आएगा? 140 जरा बताना। अच्छा वो फाइनल आंसर हुआ ना आपका, अभी देखते हैं। वो तो बात की बात। ये प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी आई? 80 आई। बेटा कैसे 80 आई है? 140 आई, 130 कैसे आई है? हाँ कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग? ठीक है,
बच्चों क्या आपको ये पता है ये क्या लिखा है? अमोनिया। तो ये अमोनिया क्या होता है? NH ऐसे H लगे होते हैं। तो इसमें कितने NH बॉन्ड है? 3। और ये मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो 2 बारी NH3 है। इसका मतलब कितने NH बॉन्ड हो गए? 6 NH बॉन्ड हो गए। एक NH बॉन्ड की एनर्जी 40 है, 6 NH बॉन्ड की एनर्जी 240। अब ये कहां से दिमाग लाई बेटा कि 2 NH बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन है, अकेले अकेले है, बाकी H बॉन्ड है। मतलब उसने कोई अलग लेवल का दिमाग लगाया है कि 2 तो N है, तो 2 NH बॉन्ड, और ये नीचे 3 लिखा है, ये अलग करो क्या है? तो बेटा रिएक्टेंट की वैल्यू 220 दिख रही थी और प्रोडक्ट की वैल्यू 240 दिख रही थी, इसलिए आंसर -20 आ गया। दिस वन इज द बोलो बच्चों, अब क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है। और बेटा ये जो 2 अमोनिया लिखा है, इसका मतलब 2 NH बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये पूरा अमोनिया 2 बारी है। और ये मत गिनने बैठना बोले अरे इधर NH बॉन्ड है, तो इधर N तो है ही नहीं ना, ये तो N इधर चला गया, इधर तो N है ही नहीं, खाली H बॉन्ड है, तो ये तो गलत हो गया है। बोले ये नहीं आता होगा बेटा, इसमें मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं। बेटा ये सारे आपको पहले क्वेश्चन लिखा रखा है, सॉल्यूशन तो ये नहीं लिख रहे हो स्टार्टिंग से। बेटा ने जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी के मिले तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ये लिखा है बेटा H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O लिक्विड। एक और लिखा है H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O गैस। इसको कह दिया डेल्टा H1 डेल्टा H2। 4 ऑप्शन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है कम है। बाकी H2 और O2 एक जैसे हैं, मतलब ये भी गैस है ये भी गैसियस है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। पहला ऑप्शन डेल्टा H1 इज ग्रेटर देन H2, इसका रिवर्स डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1, ठीक है। डेल्टा H1 H2 आर इक्वल और डेल्टा H1 ग्रेटर देन लेसर देन डेल्टा H। 4 ऑप्शन बना दिए हैं, बताइए। क्यों? बल बल कहाँ से आ गए? कोई लेना देना नहीं आपका, रीजन आपका गलत है बेटा। और कोई बच्चा? क्यों रीजन? आंसर सही क्यों? देनी कहाँ है, यहाँ पे शक्ति निकल रही है, कंबशन है। बोलो बच्चों क्यों क्यों रीजन चाहिए, आंसर ये मैं चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया सही। वाई बताइए। देखिए बेटा ये हेजर्स लॉ से क्वेश्चन किया जाएगा और तब आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इसे ऐसे समझिए कि H2 और O2 ने रिएक्शन की और पहले बनाया H2O, लेट्स सपोज लिक्विड, ठीक है, लेट्स सपोज, और इस लिक्विड के बाद तुमने इसे चेंज कर दिया H2O वेपर या गैस। तो आपको ये पता है यहां से यहां तक एक स्टेप हुआ X, यहां से यहां तक दूसरा स्टेप हुआ Y, और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई। इज इट क्लियर? तो इसकी वैल्यू Z मान, तो Z इज इक्वल टू X प्लस वाई आई आई डन। फिलहाल बताओ पहला स्टेप जिसे मैंने X कहा है, इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब?
वेरी गुड, पहला स्टेप कंबशन है, हीट निकलेगी, यानी यहाँ की कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस में हो। थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया इसकी वैल्यू -120 किलो जूल। लेट्स अब बताओ लिक्विड से गैस जाएगा, हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी? लिक्विड से गैस जाएगा तो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी? कॉमन सेंस है, लिक्विड को हीट करोगे तभी तो गैस बनेगा, तो हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी। तो y की वैल्यू प्लस में लेट सपोज 10 मान, इसका मतलब यहां से यहां डायरेक्ट आएंगे तो ये -120 और +10 ऐड होके -110 आएगा। यानी जब H2 और O2 रिएक्ट करके डायरेक्ट गैस बनाएंगे तो हीट निकलेगी -110, और जबकि लिक्विड बनेगा तो हीट निकलेगी -120। कौन सी हीट ज्यादा निकल रही है, -110 या -120? क्लियर है? कई बच्चे अभी भी गलत बोलते हैं बेटा, यहाँ कई बच्चे कह रहे हैं माइनस, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस मतलब हीट निकल रही है। 110 और 120 मतलब यहाँ ज्यादा हीट निकल रही है और यहाँ कम हीट। तो यहाँ नेगेटिव साइन इस चैप्टर में सिर्फ क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता। तो हीट निकलना नेगेटिव साइन से है, लिक्विड जब बनेगा तो ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि वेपर बनाने में हीट कुछ देनी पड़ेगी तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए ये वाला प्रोसेस क्योंकि एंडोथर्मिक हो जाएगा तो यहाँ हीट कम निकलेगी और यहाँ हीट। इज इट क्लियर? इसीलिए 100 डिग्री पे अगर वाटर लिक्विड है और 100 डिग्री पे अगर वेपर है या गैस, तो ये ज्यादा हार्म करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी थी ये इससे यहाँ जाने के लिए और एनर्जी ले चुका होगा, तब इससे यहाँ आएगा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे। तो इसीलिए 100 डिग्री वेपर आर मोर हार्मफुल अगर कह रहे हैं देन 100 डिग्री वाटर। इज इट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया? हेजल्स लॉ का एप्लीकेशन समझ में आया कि रिएक्शन 2 स्टेप में की और 1 स्टेप में की, एक स्टेप की वैल्यू दोनों स्टेप के सम के बराबर ही, इसलिए डन। इसको अगर उल्टा समझाते तो थोड़ा और इजी आपको समझ में आता, लेकिन ये रहा गैस, ये रहा लिक्विड। तो यहां से यहाँ गैस बना, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और फिर गैस से लिक्विड बनता है तो भी हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक। तो दोनों ही एक्सोथर्मिक हो गए। इसका मतलब यहाँ अगर 120 जूल लिख लिया और यहाँ पे भी मान ले रहे हैं 10 जूल हीट निकल रही है, तो यहाँ से यहाँ आने में और ज्यादा हीट निकलेगी, 130 में। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे और ज्यादा एनी डाउट बेटा? ठीक, आप हेजल्स लॉ के क्वेश्चन बुक से कर लीजिए, मैं आपको नहीं तो कल शीट दे देता हूँ, ठीक है? आप शीट से करिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगली हेडिंग पे आ रहे हैं बेटा। बेटा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हेडिंग स्टार्ट होने वाली। तो अभी तक हमने क्या कर लिया मैं एक बार बता दूं आपको। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पहले तो चैप्टर की स्टार्टिंग, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सब पढ़ते हैं। इस स्टेट क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब है। वो मतलब जनरलाइज हेडिंग है। लेकिन पहला जो कायदे का टॉपिक इस चैप्टर में होता है, जो स्टार्टिंग में मानते हैं, वो पहला कायदे का या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए वो वर्क। ठीक है, तो वर्क के आपको मैंने 4-5 फॉर्मूले बताए हैं, 4 बताए हैं। कौन कौन से? 4 केसेस बताए। वर्क है -P डेल्टा V, और 4 केसेस क्या बताए हैं? आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अलग अलग, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल ही हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोबारिक का भी हो सकता है, एडियाबेटिक का हो सकता है, ठीक है, प्री एक्सपेंशन में 0 हो सकता है वर्क, ठीक है। लेकिन एडियाबेटिक का मैंने आपको लिखाया नहीं, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बर्नन एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। वहां एक्चुअली पीवी रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, केमिस्ट्री में खाली पीवी कांस्टेंट था, ठीक है, मतलब आइसोथर्मल में पी इनटू वी इज कांस्टेंट है, और एडियाबेटिक में पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो फिर वहां गामा पढ़ाना पड़ता है, जो CP/CV रेशियो है, तो CP/CV रेशियो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। तो ये फिजिक्स में ज्यादा चला जाता है, इसलिए हमने यहाँ का बर्नन का फॉर्मूला लिखा ही, कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग बर्नन। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग बर्नन के 4 केसेस के बाद जो थी वो एंथैल्पी चेंज किसे कहते हैं और इंटरनल एनर्जी चेंज किसे कहते हैं, और इनका क्या रिलेशन है आपस में, याद आ गया? ठीक है, डेल्टा H और डेल्टा U, इसे E भी कहते हैं, U भी कहते हैं, और ये क्या था?
या प्लस वर्क। याद आया? एंथैल्पी का मतलब है हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हमें लिखने चाहिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहीं नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। और पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका नाम सुनने जीरोथ है, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है आप लोगों को? व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बड़ा सिंपल है ये, थर्मल इक्विवेलेंसी का लॉ। थर्मल इक्विवेलेंसी का लॉ क्या है? एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी और एक सी। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिंपल भाषा में टेम्परेचर सेम, और बी और सी का भी टेम्परेचर सेम है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो गारंटेड ए और सी का भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गई होगा। वो लोग समझ में आ रहा है? तो अगर कोई दो अलग अलग बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी कायम है थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज जीरो। क्लियर है? थर्मोमीटर इसी बेस पे बना है, या जितने भी वेइंग स्केल है वो इसी बेस पे तो बने। ठीक है? किसी एक आइडियल जगह पे 1 kg का मास मान लिया, या एक चीज को कह दिया इसे 1 kg कहेंगे। ठीक है? अगर आपने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि 1 kg की डेफिनेशन जहां से आई है, तो वो एक आइडियल जगह से 1 kg का आपने एक वे बना दिया, उसको आज आप किसी और चीज के साथ बोलते हैं, तो हम ये कहते हैं ये 1 kg है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आइडियल बना। दैट मींस इक्विवेलेंस। बोलो क्लियर है? नहीं आया समझ में? प्लस सिंपल। चलो दूसरे तरीके से समझ लीजिए इक्विवेलेंसी किसे कहते हैं। ठीक है? लेट्स सपोज जैसे ये बॉयज बैठे, ठीक है, तो मैंने इनको कह दिया कि ये एक आध को छोड़ दूं, तो बाकी सब से छोटे ही लगते हैं उम्र में, चलो एक दो ही हैं जो बड़े लग रहे हैं। ठीक है? तो ये सारे यंगर ब्रदर हो गए। ठीक है? तो ये जितने बॉयज यहाँ बैठे हुए ये हो गए यंगर ब्रदर्स। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? एक दो ही बड़े हैं, ठीक है, बाकी तो छोटे ही। ठीक है? अच्छा ये जो बैठे हैं ये क्या है? बोलो, ये जितनी गर्ल्स बैठे हैं ये क्या बैठे हैं? ये यंगर सिस्टर है, बड़ी जोर से बोल रहा है। ठीक है? तो ये यंगर सिस्टर हो गए। ठीक है? तो ये टीचर हो गया, टीचर का इन दोनों से ये रिलेशन हो गया। एनी डाउट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जो रिलेशन यहाँ था वही यहाँ पे भी रिलेशन। इज इट क्लियर? तो ये आपस में क्या होगा? ब्रदर सिस्टर हो, भाई बहन। इज इट क्लियर? ठीक है सेम। एक सिमरदानी हो रही है भाई, ये क्या बात हुई भाई? ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले अब समझ में आया से जीरो क्यों कहा है। ठीक है? इट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये लॉ इक्विवेलेंसी पे बेस्ड है। इक्विवेलेंसी समझ में आ गई? अब अगर किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसे इक्विवेलेंसी कह सकते हैं। ठीक है? ये इसके इक्विवेलेंट, जैसे इन जनरल आप डेली लाइफ में कई बार करते हैं। ठीक है? जैसे आप घर गए, आपकी चॉकलेट आपका भाई खा गया, लेट्स छोटा सा एग्जांपल, तो आपकी चॉकलेट उसने खा ली, अब आपको उसकी कोई ना कोई चीज छीननी। ठीक है? अब आपने क्या किया, उसके लेट सपोज बैग में टॉफियां रखी थी, आपने 10 टॉफियां 20 टॉफियां उठा ली, वो कह रहा है यार मैंने तेरी एक चॉकलेट खाई, तूने 20 टॉफियां क्यों खा ली? तो आप कैसे बता? हाँ, अब आपने पैसों से इक्विवेलेंस किया। आपने कहा भाई मेरी एक चॉकलेट एक्स अमाउंट की या 20 रुपए की थी, और तेरी एक टॉफी 1 रुपए की है, इसलिए एक चॉकलेट के बदले में क्या आई? 20 टॉफियां आई। तो ये इक्विवेलेंस हो गया कि अब ये बराबरी पे छूटे हो बेटा। इज इट क्लियर? इसलिए 20 टॉफियां खाई गई। पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज इक्विवेलेंस? अब इसी को यहाँ लगा के देखिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है वैसे अभी आपको। सन का टेम्परेचर जैसे नापा गया, तो सन पे थोड़ी गया कोई नापने यार। इज इट क्लियर? या भेजे तो 2-4 लोग वहां पे। ठीक है? ऐसे ही है इसके बाद फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो अच्छी तरीके से आता ही है। ठीक है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखा देते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको रखते समय क्यू और डब्ल्यू का साइन सही रखना है। क्यू और डब्ल्यू दोनों केमिस्ट्री में कौन सा सिस्टम पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम नेगेटिव, मतलब बाहर निकलते हुए नेगेटिव है, अंदर जाते हुए पॉजिटिव। ठीक है? क्लियर है? बताइए जरा। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है? अब ये मतलब ना बाय द सिस्टम कहा है, एब्जॉर्ब भी तो कहा है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ में आया? अब वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क सिस्टम कर रहा है तो एनर्जी निकल गई, तो यहाँ पुटअप करके आ सकते। इज इट क्लियर? बता बेटा, डेल्टा यू का एक फॉर्मूला लिखा था विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट, जिसमें सीवी या सीपी वर्ड आता है, नहीं आती है। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी dt और डेल्टा एच इक्वल टू एन सीपी dt, ये लिखते तो फिर फॉर्मूला। तो ये पहला पोर्शन चैप्टर का हम मानते हैं, ठीक है। सेकंड पोर्शन में हम बच्चों ये फर्स्ट पोर्शन मानने के बाद सेकंड पोर्शन जो चैप्टर का मानते थे वो आज हमने खत्म किया। वो बेसिकली एंथैल्पी के टाइप्स और एंथैल्पी के न्यूमेरिकल में था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, यूटिलाइजेशन, और इसी रिएक्शन में इन सारी एंथैल्पी देके रिएक्शन का डेल्टा एच निकलवाया जाए। जैसे आज आपने क्वेश्चंस किए थे कि रोम्बिक का भी कंबशन गिवन है, मोनोक्लिनिक का गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, या अभी लास्ट क्वेश्चन आपने लिखा कि दो रिएक्शन दे रखी है और डेल्टा एच किसका बड़ा है छोटा है। तो ये सारे के सारे सेकंड पार्ट में आते थे, जिसमें हमने एंथैल्पी के टाइप्स पढ़े और एंथैल्पी के टाइप्स के हिसाब से दो लॉज पढ़े, जिसमें एक लैप्लास लेवोइसर और एक हेल्महोल्ट्ज लॉ था, और इनके न्यूमेरिकल। ये था चैप्टर का सेकंड, ठीक है। अब हम एंटर कर रहे हैं चैप्टर के थर्ड पोर्शन में, जिसमें बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक एंट्रोपी नाम से और एक गिब्स फ्री एनर्जी नाम से। ये दो चीजें पढ़नी है थर्ड पोर्शन, ठीक है। तो जो है उसमें फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, या फर्स्ट लॉ कई जगह नहीं लगा पा रहे हैं, तब हमने एक और लॉ बनाया जिसमें दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बताओ बेटा व्हाट इज द सेकंड लॉ? चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ बेटा फर्स्ट लॉ में क्या ड्रॉबैक, व्हाट इज द ड्रॉबैक, या कहां फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, क्या चीज वो जस्टिफाई नहीं करता? बोल बेटा फर्स्ट लॉ का बताओ कहां ड्रॉबैक, बोलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कुछ तो पढ़ के आए हो, इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं तो पढ़ा है, लेकिन हाँ वो सही नहीं है, मतलब अभी आंसर पे नहीं आए हो, लेकिन है यही यही का लॉ, ये है यही का लॉ, लेकिन आंसर ही अभी गलत है। चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, गुड। नेक्स्ट आप बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बस वर्ड थोड़े इनके अभी सिस्टमाइज नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ बेसिकली इसलिए दिया कि फर्स्ट लॉ एक बात एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन समझ में आता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब अगर ये एक बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसकी एनर्जी 100 जूल है, इसकी 150 है, तो टोटल 250 पूरे सिस्टम की एनर्जी है। यहां से यहां लेट सपोज 20 जूल चली गई एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई 80 और इसकी कितनी हो गई 270। यहां से यहां 20 जूल चले जाए तो ये हो गया 130 और ये हो गया 120। हर बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी। तो फर्स्ट लॉ कहता अगर हीट यहां से यहां गई तो ठीक है, तब भी 80 और 270 हो गए तब भी 250 रहेगा, 80 और 170 हो गए तब भी 250 रहेगा, हीट यहाँ से यहाँ गई तब भी 250 रहेगा। तो भैया हीट गई कहां से कहां? फर्स्ट लॉ कह रहा है इससे हमें मतलब नहीं, हीट जाएगी तो डेल्टा एच उतना ही रहेगा। अब ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी 250 है, 250 ही रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना तो एनर्जी बनेगी ना ही नष्ट होगी, कंजर्व रहेगी। सेकेंड लॉ ने ये बताया कि हीट यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां, यानी डायरेक्शन सेकेंड लॉ ने बताया, ठीक है। अब इनका सेंटेंस है जो फिजिक्स में भी है कि सेकेंड लॉ ने क्या कहा है कि अगर एक बॉडी है जिसे हम हॉट बॉडी कह दे रहे हैं, जिसका टेम्परेचर हाई है, और एक हमारी कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम, ठीक। तो सेकेंड लॉ घुमा फिरा के ये कहा गया है कि कोल्ड बॉडी से ही हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी से ही हॉट बॉडी हम नहीं भेज सकते विदाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी, अपने आप हीट यहां से यहां नहीं जाएगी, जबकि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ही अपने आप आ जाएगी। समझ में आया? तो कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाना, और कोल्ड से हॉट अपने आप ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? मतलब सरल एग्जांपल में क्या है कि
अगर घर वाले कहे ना बेटा चाय जल्दी पी लो ठंडी हो जाए, काय कह रहे हैं चाय गर्म और बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है और इसलिए हॉट बॉडी से हीट अपने आप कोल्ड। लेकिन कभी ऐसा सुना उन्होंने शरबत बना के रख दिया, बोले थोड़ी देर रुक जाओ अभी ठंडा हो रहा है, अपने आप ठंडा हो जाएगा। बोले चाय जब अपने आप ठंडा होती थी, शरबत भी अपने आप ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन उल्टा शरबत अगर ठंडा हम रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो तो गर्म हो जाता है नहीं है? जैसे कोल्ड ड्रिंक आप फ्रिज से निकाल के लाए, थोड़ी देर रख के रहती, अभी आपने बॉटल ओपन नहीं की, घंटे 2 घंटे 4 घंटे रख के रहती, तो क्या पहले से ज्यादा ठंडी हो गई? गर्म। तो यहाँ हो क्या रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी नहीं जा रही। कहां से कहां जा रही है? हॉट बॉडी से। कोई एग्जाम्पल है कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी चली जाए? नहीं नहीं, इन जनरल है ऑब्वियसली, बिना एनर्जी के नहीं। एयर कंडीशनर, बेटा एयर कंडीशनर करता क्या? ऑब्वियसली जिस कमरे से ये हीट निकाल के और जो बाहर छोड़ता है, कमरे की हीट खींच के बाहर एटमॉस्फेयर में कंप्रेसर छोड़ता है, तो वो बाहर क्या है? हॉट। कमरा क्या है? कोल्ड। ये कोल्ड से हीट खींच रहा है और बाहर हॉट में छोड़। रेफ्रिजरेटर यही काम कर, वो भी क्या कर रहा है? कमरे के सॉरी रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो हीट है, जो भी आप गर्म चीज उसमें रखें उसकी हीट खींच लेगा और बाहर रूम में छोड़ देगा। इज इट क्लियर? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड बॉडी से हीट कहां छोड़ रहे हैं? हॉट बॉडी, बट विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिना बत्ती के चला के दिखाओ भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये चल जाए, बिना किसी एनर्जी सोर्स के, तो ये लॉ फेल। लेकिन ये बिना एनर्जी के तो नहीं चल रहा ना। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? लेट सपोज गर्मियां, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, कई तो सोचने में डर रहा है, बोले कैसे सोच रहे, इतनी ठंड लग रही है? लेट सपोज गर्मियां हैं और आप किसी दोस्त के घर गए हो फंक्शन, बहुत गर्मी लगी, ठीक है, और मौका पड़ा है कि आपको वहीं रुकना है। एसी है नहीं उस बेचारे के यहाँ, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज। अगर आपने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया और अब आराम से आप सो रहे, फ्रिज का दरवाजा खोल, बेटा फ्रिज का दरवाजा खोलने के बाद इंस्टेंटेनियस बात नहीं कर रहे कि मतलब दरवाजा खोल दिया है, इंस्टेंटेनियस दरवाजा खोल के रख, तो बेटा 1 घंटे बाद रूम पहले से ज्यादा गर्म होगा या ठंडा? बोलो। हाँ लाइट आ रही है, ये मतलब ना बात को आंसर से लाइट ही आ रही है, ये मत कहना। बोलिए, अभी आपको समझाया, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने फ्रिज का दरवाजा खोल के छोड़ दिया तो कुछ समय बाद कमरा गर्म हो जाए। कमरा क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर लगा है, उसका काम क्या? हीट खींचना। किसकी वजह से? अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगा के। कंप्रेसर अपनी इलेक्ट्रिसिटी यानी अपनी एनर्जी लगा रहा है, हीट खींच रहा है, यानी उसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट खींची, अपना एक डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया उसे खींचने में, और फिर सारी हीट दोबारा कमरे में ही तो छोड़ दी। उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कमरे के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। तो जब पूरे का पूरा हीट दोबारा कमरे के अंदर आ गई तो हुआ क्या? क्यू अमाउंट ऑफ हीट खींच रहा था, क्यू प्लस डब्ल्यू तो कमरे के अंदर दोबारा आ रही है, इसका मतलब पहले से ज्यादा हीट आ जाएगी, इसलिए कमरा क्या हो जाएगा? गर्म। क्लियर है? अब समझ में आ गया क्या करना है? क्या करना है? फ्रिज को ऐसी जगह रखना है जिससे उसके कंप्रेसर की हीट बाहर चली जाए। मतलब जैसे एसी फिट होते हैं, उसके घर में वैसे ही फ्रिज फिट कर देना है दरवाजे पे, ठीक है, तो उसका कंप्रेसर बाहर की तरफ हो जाएगा, जैसे विंडो एसी होते हैं। अब दरवाजा बिंदास खोल देना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, हीट बाहर चली जाएगी। बोलो, ये क्लियर है? सेकेंड लॉ बताइए। फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक क्या है? इट डू नॉट गिव अस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसे केमिस्ट्री में एक अच्छी लैंग्वेज में कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बता। व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब हीट यहां से आ जाएगी या यहां से आ जाएगी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। और केमिस्ट्री में ये कहा गया है कि सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, वो हमें कौन बताएगा? सेकेंड लॉ। कहाँ हीट अपने आप चली जाएगी, कहाँ हमें भेजनी पड़ेगी, उसके लिए हमने कौन सा लॉ बनाया है? सेकेंड। और ये लॉ बेस्ड है एंट्रोपी। फिर हमें लगेगा इसमें भी कुछ ओवर अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो गिब्स फ्री एनर्जी आ गया।
कल से हम एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम क्या है? कितना टाइम? तो आज इतना रखते हैं, कल से हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट पोर्शन। छोटा ही पोर्शन है, अब आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सर। जो वेलकम।